हर लंच ब्रेक में जब सारे बच्चे कैंटीन में शोर मचाते हुए भागते थे, कोई दोस्त के टिफिन से चिप्स चुराता था तो कोई जोर जोर से हंसता था। वहीं एक बच्चा हर रोज क्लासरूम के कोने वाली बेंच पर चुपचाप बैठा मिलता था, बिना किसी आवाज के, बिना किसी शिकायत के, बस किताबों में खोया हुआ। लेकिन उसे देखकर कोई नहीं जानता था कि वो बच्चा असल में कौन है और उस मासूम की भूख के पीछे कौन सी ऐसी कहानी छुपी है जो एक दिन पूरे स्कूल को हिलाकर रख देगी। उस दिन लंच ब्रेक में क्लासरूम के बगल से गुजरते हुए एक महिला टीचर की नजर उस बच्चे पर पड़ी और उन्हें कुछ ऐसा महसूस हुआ जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो बच्चा नजरें झुकाकर बैठा था, उसकी कमीज थोड़ी सी फटी हुई थी और जूते इतने घिस चुके थे कि उनकी उम्र उसके चेहरे से ज्यादा लग रही थी। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो उम्र से नहीं, अनुभव से बड़ा हो चुका हो। स्कूल का नाम था सेंट लूसी इंटरनेशनल, जो पुणे का सबसे महंगा और सबसे नामी स्कूल माना जाता था। यहां एडमिशन सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलता था जिनके मां बाप या तो बिजनेस टाइकून थे या किसी अरबती इंडस्ट्रियलिस्ट के बच्चे। लेकिन उस भीड़ में, चौथी क्लास के बच्चों की भीड़ में, ये एक बच्चा बिल्कुल अलग सा लगता था। उसका नाम था ईशान वर्मा। हर रोज की तरह लंच ब्रेक हुआ, बच्चे बाहर बाग में खेलने चले गए, कुछ कैंटीन की तरफ भागे, लेकिन ईशान ने किताब खोल ली। लेकिन किताब की पन्नों में उसका ध्यान नहीं था। उसका ध्यान था उस चटनी की खुशबू में जो पास वाली डेस्क से आ रही थी, उस टिफिन की आवाज में जो किसी दोस्त ने खोला था। लेकिन वो सिर्फ देख सकता था, खा नहीं सकता था। और फिर उसी समय क्लास में एंट्री हुई स्नेहा मैम की। लगभग 34-35 साल की एक साधारण दिखने वाली महिला, लेकिन आंखों में इतनी गहराई थी कि अगर कोई दिल से देखे तो शायद किसी के आंसू भी छुपा न पाए। उन्होंने ईशान को देखा और रुक गई। बाकी सब कहाँ हैं? उन्होंने पूछा। ईशान ने सिर नहीं उठाया, धीमी आवाज में बोला, लंच ब्रेक है मैम, सब बाहर है। स्नेहा मैम थोड़ी देर वही खड़ी रहीं, फिर चुपचाप स्टाफ रूम लौट गई। किसी को कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपनी सादी सी स्टील की टिफिन बॉक्स उठाई और वापस उसी क्लास में लौटी। ईशान को देखकर मुस्कुराई, लेकिन दिल में हलचल थी। बेटा, मेरा टिफिन ज्यादा बन गया है आज, खाओगे मेरे साथ? ईशान ने तुरंत ना में सिर हिला दिया। नहीं मैम, मुझे भूख नहीं है। स्नेहा मैम उसकी आंखों में झांकना चाहती थी, लेकिन वहां एक दीवार थी, एक ऐसी दीवार जिसे शायद कोई तोड़ नहीं सकता था। पर वो दीवार ममता की गर्माहट के सामने टिक न सकी। स्नेहा मैम ने वही किया जो शायद कोई और न करता। उन्होंने अपने टिफिन में से पराठा निकाला, टुकड़ा तोड़ा और खुद अपने हाथों से ईशान की किताब के ऊपर प्लेट रख दी। मैं खिला रही हूं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें दया दे रही हूं। मैं सिर्फ उस मां की तरह महसूस कर रही हूं जो अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती। ईशान कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखें धीरे धीरे भरने लगी। उसी दिन पहली बार ईशान ने किसी के साथ खाना खाया और उस दिन के बाद से कुछ बदल गया। हर दिन स्नेहा मैम एक अलग टिफिन लाने लगी। वो टिफिन उनका नहीं होता था, वो ईशान के लिए होता था। कभी आलू पराठा, कभी मटर पुलाव, कभी बेसन के लड्डू। हर डिब्बा ममता से भरा हुआ, हर निवाला एक रिश्ता जोड़ता हुआ। और ईशान, उसके गाल थोड़े गोल होने लगे थे और मुस्कान अब किताब से ज्यादा लोगों के सामने आने लगी थी। लेकिन सच्चाई अभी भी गहराई में दबी थी। स्नेहा मैम को नहीं पता था कि जिस बच्चे के लिए वो हर दिन टिफिन लाती है, वही बच्चा किसी बहुत बड़े तूफान का हिस्सा है। एक ऐसा सच जो अगर खुल गया तो उनके अपने जीवन की जड़ें तक हिल जाएंगी। क्योंकि वो बच्चा केवल भूखा नहीं था, वो कोई और था, वो किसी और का था, या शायद उन्हीं का था। उस दिन से हर दोपहर स्कूल में एक टिफिन खुलता था, लेकिन वो टिफिन किसी मां के लिए नहीं, एक अनजान बच्चे के लिए होता था। और हर निवाले के साथ एक ऐसा रिश्ता गहराता जा रहा था जिसकी नींव ममता पर थी, लेकिन जिसकी सच्चाई उस टीचर को खुद नहीं पता थी। अब कुछ हफ्ते बीत चुके थे। ईशान अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी हो गया था। क्लास में सबसे पहले जवाब देता, मैथ में टॉप करता, और जब स्नेहा मैम की आंखों में देखता तो उसके अंदर कुछ कांपता था।
जैसे वो चेहरा जाना पहचाना हो। लेकिन स्कूल में सब कुछ अच्छा नहीं था। प्रिंसिपल महेंद्र राव की आंखों में ईशान के लिए अब चिढ़ थी। हर जगह बस यही बच्चा क्यों? अरे, मिडिल क्लास स्कूल में नहीं आया, इंटरनेशनल स्कूल में आया है। एक स्टाफ टीचर इसे रोज खाना भी खिला रही है, गाइड भी कर रही है, और अब बाकी बच्चों के पेरेंट्स सवाल उठा रहे हैं। उनके लिए ईशान सिर्फ एक लोअर क्लास एंट्री था, एक ऐसी तस्वीर जो इस स्कूल की चमक में धब्बा लगती थी। एक दिन लंच ब्रेक में स्नेहा मैम स्टाफ रूम में बैठी थी। तभी महेंद्र राव अंदर आए और सीधे बोले, मैम, आप एक बच्चे के लिए जरूरत से ज्यादा अटैचमेंट दिखा रही है। आप टीचर हैं, मां नहीं। सबको बराबरी से ट्रीट कीजिए। स्नेहा मैम ने नजरें उठाई, शांत स्वर में बोली, अगर कोई बच्चा रोज भूखा दिखे तो क्या आप उसका नाम पूछेंगे या उसे खाना देंगे? मैं मां नहीं। लेकिन अगर भगवान किसी के हाथ से किसी और की भूख मिटवा रहा है तो उसमें क्या गलत है? राव सर खामोश हो गए, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और पकने लगा था। और ठीक इसी दौरान स्कूल में एक नई हलचल शुरू हो गई। वार्षिक पुरस्कार समारोह की तैयारियां चल रही थी। बड़े बड़े पोस्टर, प्रैक्टिस, रिहर्सल, डेकोरेशन, और इस बार की सबसे बड़ी बात यह थी कि स्कूल के मालिक गौतम और रागिनी मेहता पहली बार आने वाले थे। रागिनी मेहता एक शांत, सौम्य और बेहद भावुक महिला थी। 8 साल पहले उनका 3 साल का बेटा आरव एक पार्क से अचानक गायब हो गया था। उसके बाद से जिंदगी एक जंग बन गई थी। उन्होंने लाख कोशिशें की, मीडिया, पुलिस, हर जगह भागी, लेकिन आरव कभी नहीं मिला। अब वो खुद को संभाल चुकी थी, लेकिन दिल का वो कोना आज भी खाली था। हर मुस्कान अधूरी लगती थी और हर बच्चा उन्हें अपने आरव की याद दिलाता था। और इस साल रागिनी जी ने स्कूल आना तय किया था, बस एक बार देखने, महसूस करने कि क्या किसी भी बच्चे की आंखों में उन्हें अपना खोया हुआ बेटा दिखेगा। समारोह का दिन आ गया। बच्चे मंच पर चढ़ रहे थे, तालियां बज रही थी, कैमरे क्लिक कर रहे थे। रागिनी जी मंच पर थी, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और गहरी आंखों में वही अधूरी तलाश। फिर अनाउंसमेंट हुआ, कक्षा 4 में सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाले छात्र ईशान वर्मा। स्नेहा मैम की आंखें चमक उठीं। ईशान थोड़ा घबराया, लेकिन धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ा। वो अपनी पुरानी सी यूनिफॉर्म को हाथ से सीधा करता जा रहा था, और मंच की सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके चेहरे पर मासूमियत के साथ एक झिझक भी थी। और तभी रागिनी मेहता की नजरें उस पर पड़ी। वो जैसे जड़ हो गई। कुछ पल के लिए उनकी सांसें थम गई। ये चेहरा, ये चाल, ये आंखें, ये तो। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? ईशान वर्मा। मैम। तुम्हारे मम्मी पापा? ईशान ने सिर झुका लिया। नहीं है, जब बहुत छोटा था एक एक्सीडेंट में चले गए। और फिर रागिनी जी की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो कांपते हुए बोली, गौतम, इसकी बाजू देखो, दाहिनी बाजू, जहां वो कटा हुआ निशान था, हमारे आरव का। गौतम जी दौड़कर स्टेज पर आए। ईशान घबरा गया। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन तब तक उसकी बाजू ऊपर की जा चुकी थी। और वही था, वही तिल का निशान, जो सिर्फ आरव के मां बाप को पता था। पूरा हॉल स्तब्ध। प्रिंसिपल महेंद्र राव की आंखों में ग्लानि उतर आई थी। गौतम मेहता ने कांपती आवाज में कहा, हम डीएनए टेस्ट करवाएंगे, और अगर ये हमारा बेटा है तो ये यही नहीं रहेगा। इसे हम अपने साथ ले जाएंगे, और जो भी इसे अब तक संभालता आया है उसे जिंदगी भर का सम्मान देंगे। और ईशान, वो सब समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे कोई दरवाजा खुला हो, जिसे वो बरसों से सिर्फ बाहर से देखता रहा हो। जिस बच्चे को भूखा समझकर टिफिन दिया था, वही बच्चा अब स्टेज पर खड़ा होकर किसी के आंसुओं की वजह बन रहा था। और वो आंसू सिर्फ भावुकता के नहीं थे, वो एक मां के दिल से फूट रहे थे, जिसे लगा था कि वो बेटा जिसे उसने खो दिया था, वो अब सामने खड़ा है। लेकिन एक टीचर के लिए ये लम्हा उतना ही भारी था, क्योंकि वो बच्चा सिर्फ उसका छात्र नहीं था, वो उसके अधूरे मातृत्व का सपना भी था। समारोह के बाद स्कूल में सन्नाटा छा गया। ईशान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे अचानक गाड़ी में बैठाकर एक बड़े से बंगले में लाया गया।
बंगले के हर कोने से अमीरी की झलक दिखती थी, लेकिन उस घर में उस दिन खुशी और डर एक साथ बसी हुई थी। रागिनी जी, जो अब तक हर बच्चे में अपने बेटे को खोजती रही थी, अब पूरे विश्वास के साथ कह रही थी, ये मेरा आरव है, मेरा बच्चा वापस आ गया। लेकिन गौतम मेहता थोड़े संयमित थे। हम डीएनए टेस्ट के बिना कोई भी रिश्ता तय नहीं करेंगे। ईशान एक कोने में बैठा था, चुप, ना कुछ पूछ रहा था, ना कुछ कह रहा था। बस एक ही बात उसके मन में गूंज रही थी, तो क्या अब मुझे मैम से दूर कर दिया जाएगा? उधर स्नेहा मैम भी रात भर नहीं सो सकी। उन्हें याद आ रहा था वो पहला दिन जब उन्होंने ईशान को टिफिन ऑफर किया था। वो डरती आंखें, वो कांपती आवाज, वो पहली मुस्कान, सब कुछ जैसे किसी फिल्म की तरह आंखों के सामने चल रहा था। और अब उसी बच्चे को कोई और अपना कह रहा है। उनके पति, जो अब इलाज की वजह से ज्यादा थके रहते थे, उनके सामने बैठे बोले, अगर वो उनका बेटा निकला तो क्या तुम उसे भूल पाओगी? स्नेहा मैम ने एक लंबी सांस ली। मैं उसे भूली नहीं हूं, मैंने तो उसे कभी पाया ही नहीं था। इधर डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल ले लिया गया। गौतम मेहता, रागिनी जी और ईशान तीनों की सांसें रुकी हुई थी। 3 दिन बाद रिपोर्ट आई। लिफाफा हाथ में था। गौतम जी ने कांपते हाथों से रिपोर्ट निकाली, पढ़ी और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। इट्स अ 100% मैच। ये आरव है, हमारा बेटा। रागिनी जी जोर से रो पड़ी। सालों की छटपटाहट, तलाश, अधूरी नींदें, सब जैसे अब बहने लगी थी। मुझे मेरा आरव मिल गया। बंगले में मिठाइयां बंटने लगी। सारे रिश्तेदारों को फोन गया। आरव वापस मिल गया। हमारी खोई दुनिया फिर से बसने वाली है। लेकिन इस खुशी में रागिनी जी के मन का एक कोना अभी भी बेचैन था। जिसने इस बच्चे को उस वक्त अपनाया जब कोई नहीं था। वो कौन थी? क्या वो सिर्फ टीचर थी? नहीं, वो उससे भी बढ़कर थी। एक मां थी जिसने बिना खून के रिश्ता निभाया। और उसी शाम रागिनी जी और गौतम जी ने स्नेहा मैम के घर जाने का फैसला किया। दरवाजा खटका। स्नेहा मैम ने खोला। सामने रागिनी जी खड़ी थी, आंखों में आंसू, हाथ में मिठाई का डिब्बा और दिल में गहराई से भरी कृतज्ञता। मैम, हमने आपको खोज लिया। स्नेहा कुछ समझ नहीं पाई। गौतम जी ने आगे बढ़कर सब कुछ बताया। डीएनए टेस्ट पॉजिटिव आया है। ईशान ही आरव है, हमारा बेटा। लेकिन आप इस कहानी की वो किरदार है जिनके बिना ये सब अधूरा होता। फिर रागिनी जी बोली, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ चलें। आपका और आपके पति का इलाज, रहना, सब हमारी जिम्मेदारी होगी। और सबसे जरूरी बात, आरव को जब आप चाहें देख सकें, गले लगा सकें। क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्यार आपने दिया वो खून से नहीं, आत्मा से जुड़ा था। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। स्नेहा मैम ने एक लंबी चुप्पी के बाद कहा, नहीं मैम, मैं नहीं चल सकती। जिस बच्चे को मैंने सिर्फ भूख में देखा था, अब उसे उसके मां बाप ने पा लिया है, तो मेरी ममता पूरी हो चुकी है। अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। रागिनी जी के आंसू थम नहीं रहे थे। मैम, आप भगवान हैं हमारे लिए। आप नहीं होती तो मेरा आरव आज भी लंच ब्रेक में अकेला बैठा होता। और तभी अंदर से आवाज आई, मैम। आरव दौड़ता हुआ आया, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो हर दिन लंच ब्रेक में उनके पास आता था। मैम, आप यहां? मुझे मत छोड़िएगा प्लीज। स्नेहा ने झुककर उसे गले से लगा लिया, उसका माथा चुमा और धीरे से बोली, बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी। जिस दिन भूख लगे वो रोटी याद कर लेना। जिस दिन डर लगे वो क्लास की बेंच याद कर लेना। और जिस दिन प्यार की जरूरत हो वो ममता याद कर लेना, जो मां नहीं थी, लेकिन मां से कम भी नहीं थी। गौतम जी ने वही खड़े खड़े फैसला लिया, मैम, हम आपके घर के सामने एक फ्लैट लेंगे। आपका खर्च, इलाज, हर जरूरत हमारी होगी। क्योंकि जिसने हमारे बेटे को इंसान बनाया, उसे हम सिर्फ धन्यवाद नहीं कह सकते, उसे जिंदगी भर साथ देना हमारा फर्ज है। कहते हैं कोई रिश्ता खून से नहीं, एहसास से जुड़ता है। और अगर किसी भूखे बच्चे को एक दिन प्यार से खाना खिला दिया जाए तो वो लम्हा उस बच्चे की जिंदगी को बदल सकता है।
लेकिन इस कहानी में उस एक टिफिन ने सिर्फ बच्चे की जिंदगी नहीं बदली, बल्कि एक पूरे परिवार को फिर से जोड़ दिया। अब ईशान नहीं रहा था, अब वो था आरव मेहता, उस बंगले का इकलौता वारिस, जिसकी मां रागिनी मेहता और पिता गौतम मेहता थे। घर में अब हर कोने में खुशी थी। दीवारों पर नए फोटो फ्रेम लगे थे, मंदिर में घी के दिए जलते थे, और हर सुबह मां रागिनी आरव के बालों में हाथ फेरते हुए उसे स्कूल के लिए तैयार करती। लेकिन इस कहानी का असली नायक कोई और था। वो थी स्नेहा मैम, जो अब स्कूल नहीं आती थी, लेकिन जिनका नाम स्कूल की हर बेंच, हर ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ लगता था। गौतम जी ने उनके लिए स्कूल से बस कुछ कदम की दूरी पर एक सुंदर फ्लैट दिलवाया था, जहां स्नेहा अपने पति के साथ शांति से रहती थी। उनके पति अब पहले से स्वस्थ थे, इलाज अच्छा चल रहा था और जीवन में सुकून वापस आ रहा था। लेकिन स्नेहा के चेहरे पर एक चमक थी, एक ऐसी चमक जो शायद उस दिन आई थी जब ईशान ने उन्हें पहली बार मैम नहीं बल्कि मां कहकर गले लगाया था। हर रविवार को आरव अपने नए कपड़ों में टाई लगाकर, बालों में जेल लगाकर भागता हुआ आता और चुपचाप स्नेहा मैम के पास बैठ जाता। स्नेहा चुपचाप उसे वही पराठे बनाकर देती जो उन्होंने पहली बार उसे टिफिन में दिए थे। एक दिन आरव ने पूछा, मैम, अगर मैं आपको कभी नहीं मिला होता तो क्या होता? स्नेहा कुछ देर चुप रही, फिर हौले से बोली, शायद मैं कभी मां नहीं बन पाती और तुम कभी बेटे जैसा प्यार नहीं पाते, लेकिन भगवान ने हम दोनों को कुछ पल के लिए मिलाया ताकि जिंदगी में ममता और मोहब्बत की कमी कोई न झेले। उधर स्कूल में भी बड़ा बदलाव आया था। प्रिंसिपल महेंद्र राव को ट्रांसफर कर दिया गया था। उनकी जगह अब नए प्रिंसिपल आए थे जो स्नेहा मैम की तारीफ करते नहीं थकते थे। स्नेहा मैम को स्कूल का मानद अवार्ड दिया गया, ईयर्स मोस्ट कंपैशनेट टीचर। समारोह में जब उन्हें स्टेज पर बुलाया गया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और ठीक उस पल आरव यूनिफॉर्म में खड़ा होकर चिल्लाया, मॉम, आई एम प्राउड ऑफ यू। पूरा हॉल खड़ा हो गया। रागिनी जी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वो आंसू दुख के नहीं बल्कि कृतज्ञता और गर्व के थे। एक दिन आरव ने अपने असली चाचा को अपने घर बुलाया। हाँ, वही चाचा जिसने उसे अनाथ समझकर पाला था, 2 वक्त की रोटी दी थी और स्कूल में दाखिला करवाया था। गौतम मेहता ने उस चाचा को अपने बिजनेस में एक स्थायी नौकरी दी और साथ ही एक फ्लैट भी, क्योंकि आज जो बेटा हमारे पास लौटा है उसमें तुम्हारा भी उतना ही हिस्सा है। उस चाचा की आंखें भर आई, मैंने तो बस एक अनाथ को रोटी दी थी। गौतम बोले, नहीं, आपने एक खानदान को उसका वारिस लौटा दिया। अब उस इंटरनेशनल स्कूल की पहचान सिर्फ उसकी इमारत या फीस नहीं थी, बल्कि उस एक कहानी से थी जो हर साल नए बच्चों को सुनाई जाती थी। एक टीचर, एक टिफिन और एक खोया हुआ बच्चा। आज भी जब कोई बच्चा क्लास के कोने में चुपचाप बैठा होता है तो बाकी टीचर कहते हैं, जाकर देखो कहीं वो फिर से कोई आरव तो नहीं। तो दोस्तों, आप ही बताइए, इस कहानी में आपके लिए असली मां कौन है? जिसने जन्म दिया या जिसने भूख में रोटी दी? कमेंट में अपनी सोच जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी एक लाइन किसी के दिल को छू सकती है। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने शहर का नाम लिखें, क्योंकि कहानियां बदलती हैं लेकिन इंसानियत की पहचान हमेशा जिंदा रहती है। फिर मिलेंगे एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।